नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु। अध्यक्ष टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे, खबरें आपके काम की भी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत और अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में अभियान का उद्घाटन होगा। दोनों अभियान सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार देर शाम मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान पंजाब की सियासी उठापटक के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कृषि कानून को लेकर अब किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी है। किसानों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति दी जाए। विश्व हिंदू परिषद ने भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की है। साथ ही पूरे देश में शिक्षा के हर स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं अपनी मांग को लेकर विहिप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन भी सौंपेगा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी गतिरोध को लेकर भारत ने चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए दो टूक जवाब दिया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन सीमा पर आक्रामक रवैया अपना रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती जारी रखी है। चीन के इस रवैये को देखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को इन क्षेत्रों में जवाबी तैनाती करनी पड़ी है। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने जल्द बैठक बुलाने के संकेत दिए हैं। बता दें कि गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने जल्द बैठक बुलाने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। अब कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और 2 विधायक दिल्ली पहुंच गए। इसके साथ ही संसदीय सचिव भी दिल्ली पहुंचे हैं। बता दें कि कांग्रेस के 13 विधायक पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। 3 दिनों के दिल्ली दौरे से लौटे अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू पर बोलते हुए अमरिंदर ने कहा कि सिद्धू जहां भी लड़ें वो उन्हें जीतने नहीं देंगे। राजस्थान कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। पीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 4 विधायक अपनी सदस्यता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों का कहना है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी इन्हें कोई पद नहीं दिया गया। साथ ही सदस्यता बचाने के लिए कोई अच्छा वकील भी नहीं दिया। विधायकों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील से मुलाकात की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संघ की तारीफ की है। अपनी नर्मदा परिक्रमा का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान गुजरात में वन विभाग के अधिकारी उनके पास आए और कहा कि उन्हें अमित शाह ने भेजा है और हर सहयोग मदद करने का निर्देश दिया है। संघ के कार्यकर्ताओं की मदद के लिए भी दिग्विजय सिंह ने शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले को लेकर सीबीआई ने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और डीजीपी संजय पांडे को समन जारी किया है। बता दें कि सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। हैदराबाद में एक बार फिर एक शख्स की पिटाई कर दी गई। शख्स दूसरे धर्म की महिला के साथ बाइक पर यात्रा कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 अन्य आरोपियों की पहचान कर तलाश शुरू कर दी है। यूपी के गोरखपुर में मॉडल शॉप कर्मचारी की हत्या कर दी गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ऑर्डर लेट होने पर बेरहमी से पिटाई कर दी और वहां से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पटना के चंडोरी इलाके में शीशा व्यापारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा भी नहीं हो पाया है। बूंदी में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया है। पाकिस्तान के पेशावर में एक सिख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि शख्स पेशावर में क्लिनिक चलाते थे। इजराइल के विदेश मंत्री येर लापिद ने गुरुवार को मनामा में बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। इसके साथ ही इजराइल ने पहली बार बहरीन की राजधानी मनामा में अपना दूतावास शुरू किया।
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने सरकोजी को 2012 के चुनाव में जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने का दोषी पाया है। उन पर तय सीमा से दोगुना खर्च करने का अपराध साबित हुआ है। पिछले 1 साल से स्थगित दुबई एक्सपो की से शुरुआत होने वाली है। 6 महीने तक चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोस में दुनिया भर से मेहमान आएंगे। इसमें 15 भारतीय राज्य और 9 राष्ट्रीय मंत्रालय शामिल होंगे। जर्मनी में बवंडर आने की वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में दरारें भी आ गई है, तो कुछ जगहों पर मकानों के धराशायी होने की खबर है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC ने दिल्ली के लिए नए पावर टैरिफ की घोषणा कर दी है। DERC ने लगातार दूसरे वर्ष बिजली की दरों में कोई इजाफा नहीं किया है। साथ ही इस वर्ष में स्थायी शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों को सस्ती दर पर बिजली मिलती रहेगी। नया पावर टैरिफ आज से लागू हो गया है। दिल्ली में पीएम मोदी को देश विदेश से मिले उपहारों की नीलामी के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रदर्शनी चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुताबिक पीएम को जो उपहार मिले हैं उनकी नीलामी की जाएगी और जितना भी फंड आएगा वो नमामि गंगे मिशन में जाएगा। पीएम मोदी को मिले राष्ट्रीय गौरव से जुड़े उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी आम लोगों के लिए बड़ा अवसर है। दिल्ली में आज से 260 प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो गई हैं। इन दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आज से 16 नवंबर तक केवल 372 सरकारी शराब की दुकानों से ही शराब और बियर की सेल होगी। 17 नवंबर से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब की नई 849 प्राइवेट दुकानें ओपन होना शुरू हो जाएंगी और सभी सरकारी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली के एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब मरीजों को एक्सरे के तुरंत बाद उसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी और 24 घंटे के भीतर UHID पर रिपोर्ट दे दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बारे में निर्देश दिए थे। अब सुबह 8 से दोपहर 3:30 बजे तक एक्सरे हो सकेगा। दिल्ली के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी त्योहारों के सीजन में पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 1 अक्टूबर से अगले साल 31 जनवरी तक प्रदेश में पटाखों को खरीदने और बेचने के साथ साथ जलाने पर रोक लगा दी है। गहलोत सरकार ने ये फैसला प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए किया है। और एक बड़ी खबर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के आज तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई जो अभी भी जारी है और एनकाउंटर शोपियां जिले के रखामा इलाके में हुआ है। सुरक्षा बलों की तरफ से मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया जाने की खबर भी सामने आ रही है और यह भी बड़ी खबर आ रही है ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुलिस और सेना के जवानों ने इलाके को घेरा हुआ है और दोनों तरफ से गोलीबारी भी हो रही है। इलाके में अभी और भी आतंकी मौजूद होने की खबर सामने आ रही है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एनकाउंटर से जुड़ी क्या खबर आपके पास? देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। उन्हें खबर मिली कि 2 से 3 के करीब आतंकवादी रखामा के इलाके में छुपे हुए हैं और जैसे उन्हें खबर मिली उन्होंने एरिया को कॉर्डन कर दिया और ये इलाका जो रखामा का है ये शोपियां में पड़ता है और शोपियां साउथ कश्मीर का इलाका है। और जैसे उन्हें खबर मिली उन्होंने इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी जब हो रही थी उस समय आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पे फायरिंग की और फायरिंग के एकदम बाद वहां पे एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। एनकाउंटर के दौरान आपने बिल्कुल सही कहा, एक आतंकवादी मार गिराया है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। 2 के करीब आतंकवादी अभी भी वहां पे छुपे हुए हैं और पुलिस पूरी तरह से एहतियात ले रही है और सुरक्षा कर्मी, ताकि किसी भी किस्म का किसी और जानमाल का नुकसान ना हो और आतंकवादी जल्दी से जल्दी मार गिराए जाए। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार हमें देखा है कि साउथ कश्मीर में जब भी कहीं एनकाउंटर होता है तो सुरक्षा कर्मी कोशिश यही रहती है कि किसी भी सिविलियन की कोई कैजुअलिटी ना हो। और ये जो ऑपरेशन जितने भी सक्सेसफुल हो रहे हैं इसमें श्रेय सारा जाता है लोकल लोगों को, क्योंकि लोकल लोग बहुत तंग आ चुके हैं आतंकवाद से और वही है जो सुरक्षा कर्मियों को इत्तला करते हैं,
इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी छुपे हैं। यही पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन जो है कामयाबी का राज है सुरक्षा कर्मियों का, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि लोग वहाँ अमन चाहते हैं, लोग वहाँ शांति चाहते हैं, वो वहाँ आतंकवाद नहीं चाहते हैं। और ये इंफॉर्मेशन भी जो थी लोगों की तरफ से मिली थी, और जैसे ही मिली और सुरक्षा कर्मियों ने उसी वक्त घेराबंदी कर दी और पूरी कोशिश, 2 आतंकवादी अभी भी वहाँ हैं, लगता है 1 से 2 के करीब है, और उनकी कोशिश ये है कि वो वहां से भाग निकले। और ये जो हमें सोर्सेज से पता चला है कि उनकी तरफ से ग्रेनेड मारे जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से घेरे को तोड़ के वहां से भाग निकले और लोगों के साथ मिलके वहां से निकल पाए। लेकिन सुरक्षा कर्मी उनकी अभी तक जितनी भी कोशिशें हैं नाकाम कर चुके हैं। एक आतंकवादी मार गिरा है और उनके पास काफी हथियार है, जो अंदर आतंकवादी दूसरा भी अभी छुपा हुआ है। बिल्कुल, इससे पहले भी सेना के जवानों ने कई एनकाउंटर्स को सफलता के साथ अंजाम दिया है। अब कितना देर और ये एनकाउंटर चलेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। चीन एक तरफ भारत से लगी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, जंगी हथियार ला रहा है, वहीं सीमा पर तनाव बढ़ने के लिए उल्टा भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारत ने चीन को जवाब देते हुए कहा है कि चीन की हरकत को देखते हुए भारत अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत से लगी एलएसी पर लगातार सैन्य जमावड़ा बढ़ाने वाला चीन उल्टा भारत पर उंगली उठा रहा है। यही वजह है कि भारत को उसे जवाब देना पड़ा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि चीन ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। वो बॉर्डर पर जंगी हथियार लेकर आया है। यही वजह है कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। चीन यथास्थिति में एक तरफा बदलाव कर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का यह बयान चीन के आरोपों का जवाब है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चोनयिंग ने कहा था कि भारत फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अवैध रूप से एलएसी पार कर चीन के इलाके में कब्जा कर रहा है। यही बात भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की जड़ है। वहीं भारत ने जवाब में कहा है कि चीन ने बॉर्डर पर जो सैन्य जमावड़ा किया है उसे काउंटर करने के लिए भारत को तैनाती करनी पड़ी है, ताकि उन इलाकों में भारत अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। भारत ने चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच दुशांबे में हुई मुलाकात की भी याद दिलाई, जिसमें भारत ने उम्मीद जताई थी कि दोनों देश पूर्वी लद्दाख में बाकी बचे मुद्दों पर जल्द समाधान निकालेंगे, क्योंकि पैंगोंग लेक के उत्तरी और पूर्वी किनारे और गोगरा से दोनों देशों ने सेनाएं पीछे हटाई थी। लेकिन अभी भी हॉट स्प्रिंग और डेपसोंग में ऐसा नहीं हुआ है और तनाव बरकरार है। वहीं चीन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख से लगी एलएसी के पार सैन्य अभ्यास किया है। उसने काफी निर्माण भी किया है और जंगी हथियार लेकर भी आ पहुंचा है। भारत ने चीन के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें उसने कहा था कि पिछले साल गलवान में हुई हिंसक झड़प के लिए भारत जिम्मेदार है। भारत ने कहा कि चीन के उकसाने वाले बर्ताव पर एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश की वजह से गलवान की घटना हुई है। बता दें कि भारत चीन के बीच 45 साल में ये पहली घटना थी जब किसी की मौत हुई थी। गलवान में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन को भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि चीन का दावा है कि गलवान में उसके 4 सैनिक ही मारे गए थे। चीन के दावे और हकीकत में फर्क उसकी हरकतों से भी पता चलता है। हाल ही में उसके 100 सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती में घुसे। उन्होंने एक ब्रिज को भी नुकसान पहुंचाया और बाद में चले गए। यानी चीन बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर उकसाने वाली हरकतें कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत पर भी उंगली उठा रहा है। आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने भी कहा है कि चीन के साथ अब जब तक सीमा समझौता नहीं हो जाता तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। वहीं भारत सैन्य तैयारियों में कोई कमी भी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि चीन भरोसे के लायक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, एक बात तो यहां पर तय है कि चालाक चीन भारत से लगी सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। वहीं इस बीच भारत के सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा है कि जब तक चीन के साथ सीमा विवाद खत्म करने के लिए समझौता नहीं हो जाता, यह सब चलता रहेगा और हम चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। As far as our northern neighbor is concerned, we have an outstanding border issue. We are again well prepared to meet any misadventure that may occur, as we have demonstrated in the past. Such kinds of incidents will continue to occur till such time that a long-term solution is reached, and that is to have a boundary agreement. And that should be the thrust of our efforts, so that we have lasting peace
along the northern border. और अब बुलेटिन में वक्त तो चला राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। पंजाब में जारी सियासी घमासान के बीच राजस्थान कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 6 में से 4 विधायक अब अपनी विधानसभा की सदस्यता बचाने के लिए बुधवार रात से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इनमें राजेंद्र सिंह गुड़ा, लाखन सिंह, वाजिब अली और संदीप कुमार यादव शामिल हैं। इन विधायकों की नाराजगी की वजह जो बताई जा रही है वो ये कि कांग्रेस में शामिल होने के 2 साल बाद भी इन्हें कोई पद नहीं मिला और सदस्यता बचाने के लिए कोई अच्छा वकील भी नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये चारों विधायक कपिल सिब्बल से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन फिलहाल सिब्बल भी नाराज चल रहे हैं। लिहाजा इन चारों विधायकों ने गुरुवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत से मुलाकात की। खबर यह भी है कि बीएसपी विधायक दल का कांग्रेस में विलय करने वाले ये 6 विधायक अब नया रास्ता भी तलाश रहे हैं। अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीएसपी और बीजेपी ने इन विधायकों की सदस्यता को कोर्ट में दल बदल कानून के तहत चुनौती दी थी और कोर्ट ने इन विधायकों से फाइनल नोटिस देकर जवाब मांगा था। जम्मू कश्मीर में प्रवासी संपत्तियों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर के उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद ने गुरुवार को इस बात को लेकर चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ मामलों में संज्ञान लिया गया है और ऐसा करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनगर के उपायुक्त ने कहा कि प्रवासी संपत्तियों पर अतिक्रमण के आरोप वाली कई शिकायतें मिली हैं, उनका सत्यापन और समाधान भी किया जा रहा है। कई मामलों में जरूरी सीमांकन और आवश्यक बेदखली नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। कुछ मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन भी हैं। कश्मीर घाटी को छोड़कर दूर जाने वाले कश्मीरी लोगों के लिए प्रशासन ने बीते दिनों बड़ा फैसला लिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की थी। कश्मीर छोड़कर गए कश्मीरी पंडित और सभी प्रवासियों को इस पोर्टल के जरिए अपनी जमीन और दूसरी अचल संपत्ति को वापस हासिल करने में मदद मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। शीशा व्यापारी की पीट कर और तेज धारदार हथियार से गोद कर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शीशा व्यापारी पर उसके दफ्तर में घुसकर हमला किया। मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के चंडोरिया इलाके का है। शीशा कारोबारी का घर और कारखाना कुछ ही दूरी पर है। गुरुवार को शीशा कारोबारी अपने दफ्तर में बैठे थे। इतने में कुछ बदमाश वहां आए, कारोबारी सुलझ गए। बदमाशों ने कारोबारी पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए और हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हमलावर शव को दफ्तर में ही कार्टन में छिपाकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची चौक थाने की पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और डीजीपी संजय पांडे को तलब किया। सीबीआई ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ने महाराष्ट्र में पुलिस विभाग के 50 अधिकारियों के तबादलों में खामियां पाई हैं। इधर मुंबई के परमवीर सिंह के देश छोड़ने की खबर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परमवीर सिंह रूस भाग गया है। हालांकि इसकी अधिकृत तौर पर पुष्टि नहीं हुई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि परमवीर सिंह कहाँ है, इसका पता लगाया जा रहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाए जाने के बाद देशमुख के खिलाफ आरोप सामने आए थे। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचिन वाजे पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही का दबाव बनाया था। सीबीआई ने अनिल देशमुख और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। कोरोना के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में इस बार भी छठ का पर्व धूमधाम से नहीं मनाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, मैदानों, मंदिरों और घाटों पर छठ पूजा के कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण GDMA ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। GDMA ने दिल्ली वासियों से घरों में ही रहकर पूजा करने की अपील की है। इसके अलावा GDMA ने ये भी कहा कि त्योहारी सीजन में मेले आयोजित करने, फूड स्टॉल लगाने, झूला लगाने, रैली करने, जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि उत्सव समारोह मनाने के लिए सभी आयोजकों को संबंधित जिलाधिकारी से पहले मंजूरी लेनी होगी। इस महीने 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद 15 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार है, 4 नवंबर को दिवाली है और 10 नवंबर को छठ महापर्व। इसकी शुरुआत 8 नवंबर से ही हो जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले साल भी सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं दी गई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक कार को एम्बुश किया जा रहा है। वायरल वीडियो पंजशीर का बताया जा रहा है और वीडियो को
साथ में कैप्शन भी दिया जा रहा है कि पंजशीर में तालिबानी आतंकियों ने कब्जा तो कर लिया पर उसको बरकरार नहीं रख पा रहे। वायरल वीडियो के जरिए बताया जा रहा है कि पंजशीर में आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारे खास सेगमेंट फैक्ट चेक में। फॉरवर्ड ऐसा सीन आपने फिल्मों में देखा होगा। तेज रफ्तार में जाती कार और कार पर हो रही गोलियों की बरसात। देखने में ये कोई फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। फिल्मों में ऐसे नजारे तालिबान और अफगानिस्तान के रेगिस्तान पर आमतौर पर देखने को मिल ही जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक कार तेज रफ्तार से जाती हुई नजर आती है और उस कार पर कई हथियारबंद लोग गोलियों की बरसात कर देते हैं। 19 सेकंड के इस वीडियो को देख लगता है कि ये वीडियो हमला करने वाले के बॉडी कैम से शूट किया गया है। ट्विटर और फेसबुक पर इस वीडियो को कैप्शन के साथ पोस्ट किया जा रहा है। कैप्शन में लिखा गया है कि यह है प्रतिशोध की भावना। तालिबानियों की गाड़ियों का एम्बुश किया जा रहा है। तालिबानी आतंकियों ने आईएसआई और जातीय राजनीति की मदद से कब्जा तो ले लिया, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पा रहे। टाइम्स टाउन ऑफ भारत ने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि यह वीडियो करीब 8 महीने पुराना है, जो 6 जनवरी 2021 को स्वीडिश वॉर वेटरन की तरफ से पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में आईएसआई आतंकी को इराक में एम्बुश किया गया था और पड़ताल करने पर पता चला कि एक यूट्यूब अकाउंट जिसके 2 मिलियन फॉलोअर हैं, उस अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया गया है। यह वीडियो इराक के हदीथा रेगिस्तान में शूट किया गया था। टाइम्स टाउन ऑफ भारत के फैक्ट चेक में यह साबित हुआ कि इस वीडियो का हाल में हुए तालिबान और अफगानिस्तान के हालात से कोई लेना देना नहीं है, ना ही यह वीडियो पंजशीर का है। हमारे फैक्ट चेक में यह वीडियो फेक साबित हुआ। न्यूज उदय में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। की बात करेंगे। पार्टी के भीतर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जल्द ही बैठक बुलाई जा सकती है और एक दिन पहले ही कांग्रेस की ही बागी G23 गुट ने जल्द कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की थी। गुलाम नबी आजाद ने एक चिट्ठी भी सोनिया गांधी को लिखी थी। इसके बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बहुत जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। अब देखिए, इससे पहले कपिल सिब्बल आवाज उठा चुके हैं। तस्वीर जिनकी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा गया, अब तो पी चिदंबरम की तरफ से भी सपोर्ट कर दिया गया है कि कभी कभी असहाय लगता है जब पार्टी फोरम पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, और क्योंकि पार्टी फोरम पर कोई सार्थक बातचीत नहीं हो पा रही है। और साथ ही पी चिदंबरम ने के साथ में ही कपिल सिब्बल के घर के बाहर नारेबाजी पर जो दुख है वो भी यहाँ पर जताया पी चिदंबरम ने, क्योंकि अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जैसे ही कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी, उसके बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और इसी को लेकर पी चिदंबरम की तरफ से बयान आया कि ये गलत है। ये देखिए, आई ऑल्सो फील हर्ट एंड हेल्पलेस व्हेन आई सी पिक्चर्स ऑफ कांग्रेस वर्कर राइजिंग स्लोगन आउटसाइड द रेसिडेंस ऑफ ए कलीग एंड एमपी। तो ये पी चिदंबरम का ट्वीट है। अब आप देखिए, जो बड़े बड़े नेता हैं G23 के, अब उनमें कपिल सिब्बल भी शामिल हैं, उनमें गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल हैं, पी चिदंबरम भी हैं। अब इन लोगों की तरफ से ये बात निकल के सामने आ रही है कि पार्टी फोरम पर अपनी बात होनी चाहिए। और कभी कभी जब पार्टी फोरम पर बात नहीं रख पाते तो असहाय महसूस करते हैं। बहुत दिनों की ये टीस है, बहुत सालों की टीस है जो अब धीरे धीरे निकल रही है। इससे पहले तक अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने कोई खुलकर अपनी बात नहीं रखी पार्टी आलाकमान के लिए। लेकिन अब वक्त की ज़रूरत है, तो ऐसे में ये बातें निकल के सामने आ रही हैं।
सबसे पहले कपिल सिब्बल की तरफ से बयान आया था। हालांकि कपिल सिब्बल का विरोध हुआ, बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने कपिल सिब्बल का विरोध किया, उनके खिलाफ बयानबाजी भी हुई। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने सीडब्ल्यूसी की बात कही। रणदीप सुरजेवाला ने संकेत दे दिया कि जल्दी सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। वहीं कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा के घर पर यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सूत्र बता रहे हैं कि इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष के साथ राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के साथ साथ पंजाब के जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उन पर भी बात हुई है। एक दिन पहले ही अमित शाह के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बागी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष और अमित शाह की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और जब रणनीतिकार माने जाते हैं, अब इनकी बैठक होती है तो लगता है कि कुछ अहम निकल के सामने आने वाला है और बहुत जल्द ही वो खबर भी सभी के सामने होगी। जेपी नड्डा के घर पर 1 घंटे तक मुलाकात चली है और वक्त मायने रखता है। देखिए, ये वक्त है जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ जरूर किसी खास मुद्दे पर बातचीत हुई होगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई और उसके कुछ देर बाद ये बैठक हुई। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर लापता बताए जा रहे हैं। यानी किसी को जानकारी नहीं है कि कहां हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई के। और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि परमवीर सिंह रूस भाग गए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार उनकी तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार परमवीर सिंह की तलाश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के मुताबिक किसी भी अधिकारी को विदेश जाने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होती है और अगर परमवीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी एसयूवी के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किए जाने के बाद परमवीर सिंह का मार्च 2021 में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से तबादला कर दिया गया था। कार्रवाई तो होती रहेगी, कार्रवाई अलग अलग कारण से होती रहेगी। एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन की कार्रवाई हो सकती है या विदाउट परमिशन एब्सेंट रहने की कार्रवाई हो सकती है। अभी वो कार्रवाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका इधर आना ये इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने जो यहाँ पे जो प्रश्न खड़े किए हैं वो प्रश्न का हिसाब उनसे लेना जरूरी है। सर, एक सवाल ये है कि ऐसा डिसिप्लिनरी कोई मेजर फॉलो नहीं करे इसको लेकर और कोई इस तरीके से डिसिप्लिन ब्रीच करे, इसको लेकर राज्य सरकार कितना गंभीर है और गृह विभाग किस तरीके से अधिकारियों को बोले? ऐसे है, ये तो रूटीन प्रोसीजर है। हम जानबूझ के किसके पीछे लगकर कार्रवाई नहीं करेंगे। जो रूटीन जो होगा, जो नियम से होगा, वही होगा। विश्व हिंदू परिषद ने भगवत गीता को नेशनल बुक यानी राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की मांग की और इसके साथ ही वीएचपी ने मांग की है कि भगवत गीता को अनिवार्य रूप से शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। वीएचपी के मुताबिक नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए पूरे देश में शिक्षा के हर स्तर पर भगवत गीता को पढ़ाया जाना, पाठन अनिवार्य होना चाहिए। वीएचपी ने मांग की है कि सरकारी संस्थानों में गीता को पढ़ने के लिए कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करवाए जाने चाहिए। वीएचपी के राष्ट्रीय सचिव आचार्य राधाकृष्ण मनोही के मुताबिक अल्पसंख्य समुदाय के शिक्षकों को भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। वीएचपी जल्द ही इससे जुड़ा एक ज्ञापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी के साथ साथ शिक्षा मंत्री को सौंपेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता राष्ट्रीय पुस्तक नेशनल बुक घोषित करने की वीएचपी की तरफ से मांग की गई है, गीता को नेशनल बुक घोषित करने की। और वीएचपी ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है कि उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। नैतिक मूल्यों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नैतिक मूल्यों की जानकारी अगर गीता का पाठ होगा, छात्र छात्रा गीता का पाठ करेंगे नियमित तौर पर स्कूलों में, तो उनके नैतिक मूल्य बढ़ेंगे। और इसी के चलते अब मांग की जा रही है वीएचपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और अब वक्त है उन वीडियोस को देखने का जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का एक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचा रहा है। रिजिजू लोकगीत पर स्थानीय लोगों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में 30 से 40 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स ढोल और मंजीरा बजा रहा था। किरण रिजिजू लोगों के बीच खड़े होकर उनका प्रोत्साहन कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स लोक नृत्य करने लगता है और धीरे धीरे दूसरा शख्स भी थिरकने लगता है। इसको देखने के बाद किरण रिजिजू खुद को रोक नहीं पाए और दोनों हाथों को फैलाकर लोक नृत्य की मुद्राएं करने लगे। किरण रिजिजू के डांस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खूब तारीफ की है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कानून मंत्री अच्छे डांसर भी है। उन्होंने किरण रिजिजू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि अरुणाचल प्रदेश की जीवंत और गौरवशाली संस्कृति को देखकर अच्छा लगा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के कालजंग गांव में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने गए थे, जहां उन्हें स्वागत में लोकगीत और लोक नृत्य किया गया। क्या हो अगर आपके सामने मगरमच्छ आ जाए? शायद आप वहां से 9-2-11 होने में ही अपनी भलाई समझेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स मगरमच्छ को पकड़ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक घर के बाहर एक बड़ा मगरमच्छ है जिसे वहां मौजूद एक शख्स पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शख्स मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जबरदस्त जुगाड़ लगाता है। वो बड़े से कचरे के डिब्बे को मगरमच्छ के सामने रख देता है। मगरमच्छ को जैसे ही खतरे का एहसास होता है, वो गुस्से में आ जाता है और शख्स पर अटैक करने की कोशिश करता है। शख्स डरता नहीं है और मगरमच्छ को कचरे के डिब्बे के साथ बंद कर देता है। शख्स बड़ी ही बहादुरी से मगरमच्छ को बंद कर देता है। शख्स की जुगाड़ और हिम्मत की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। इन दिनों दूल्हा दुल्हन के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कभी अजीबोगरीब डांस को तो कभी शादी में अपनी एंट्री को लेकर वो सुर्खियों में बने ही रहते हैं। अब एक दूल्हे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रो रहा है। सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुल्हन का विदाई का समय है। गाड़ी में दूल्हा और दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन दुल्हन जब गाड़ी में बैठते हुए अपने परिवार से विदा लेने लगती है, उसी वक्त पास में बैठा दूल्हा रोना शुरू कर देता है, जिसके बाद दुल्हन का रिएक्शन देखने लायक होता है। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि असल में वो एक्टिंग कर रहा होता है। दूल्हा और दुल्हन के इस मजेदार वीडियो पर नेटिजन जमकर कमेंट कर रहे हैं। न्यूज उदय में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।